यूपीएससी हिंदी वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आज हम इकोनॉमी की क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आधारभूत शब्दावली पढ़ेंगे। जो अभ्यर्थी पहले जुड़े हैं उनको पता लगा होगा कि पहली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, सेकंड में हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, जिसमें हमने जो अवधारणाएं होती हैं जीडीपी, जीएनपी, सभी चीज़ें पढ़ ली थी अच्छे से। और इस क्लास में हम बेसिक कीवर्ड्स या बोले टर्मिनोलॉजी या शब्दावली पढ़ने वाले हैं। अब जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ये क्लासेस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए स्पेसिफिक टारगेट क्लासेस हैं। और इन क्लासेस के पढ़ने के बाद आपको कोई भी अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और सभी कोचिंग्स के नोट्स से जितना आएगा आपका 2026 में, जितना आउटपुट निकलेगा, उससे ज़्यादा इन क्लासेस के नोट्स से या इन क्लासेस को पढ़ के आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि यूपीएससी यूनिवर्स पहले से ही कहता है कि कम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की क्षमता हम में है। ठीक है, तो हमने प्रूफ हर बार दिया है, बार बार उस पर चर्चा करेंगे नहीं, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो कीवर्ड्स पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, अब उसको जानते हैं। कीवर्ड से क्या होता है, आप लास्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या 45 साल, तो 10 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं, 30 साल चलते हैं, 40 साल, 50 साल, ठीक है, 15 ईयर्स से लेके चलो 45 ईयर्स मान के चलते हैं। अब 45 ईयर्स तक अगर आप एनालिसिस करते हो पीवाईक्यू क्या, या सिर्फ 10 साल का भी करते हो, तो आपको पता लगेगा कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्दावलियाँ होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कभी शेयर मार्केट किसी टर्म से पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक संबंधी जो भी कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ भी हम बचने नहीं देंगे। तो हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, बेसिक पढ़ने के बाद, हम उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को पढ़ा करेंगे। तो ये कीवर्ड्स बेसिक ऑफ इकोनॉमी और आपका नेशनल इनकम टॉपिक से रिलेटेड हैं। कुछ कीवर्ड्स इसमें रह गए हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमको पढ़ना था, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास बोले उसको पढ़ना था, जी ग्रोथ हम इसमें पढ़ ही लेंगे। बाकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है इसको पढ़ना था, तो वो हम साथ साथ में क्लासेस के थ्रू पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी छूटने नहीं देंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, अब इसको अगर हम पढ़ें तो ठीक है, इसको देखते हैं हम। ये अब जीडीपी एट द रेट पीपीपी क्या होता है, ये ट्रिपल पी है क्या, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम है तो क्रय शक्ति समता आप लिख सकते हो। मैंने हर बार बोला, अगर आप क्लासेस ले रहे हो इकोनॉमी की, तो हमेशा हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, आपको हर चीज नोट डाउन करते जाना है। इससे आपकी जो एक्टिव रिकॉल की जो क्षमता है, आपकी जो माइंड को रिकॉल करने में जो बहुत हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, तो हर चीज़ को आप नोट डाउन करते जाओ, जैसे आपका रिवीजन फास्ट हो। आप इसको फ्लो चार्ट्स के रूप में भी बांट सकते हो। ये स्लाइड तो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो ही जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की, और इस पीडीएफ की लिंक की भी आपको लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ट्रिपल बी क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, जीडीपी एट द रेट परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये क्या होता है, जीडीपी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस क्लास को देखना होगा, तभी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बिना उसके अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि मैं उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आप पहली बार जुड़े हो तो उस क्लास को पहले देखो, फिर इस क्लास पे आना। ठीक है, अब वो मैं मान के चलता हूँ कि उस क्लास को सभी ने लिया होगा। ठीक है, अब इसको पढ़े तो हम जीडीपी क्या बांटते हैं। हमने देखा था कि हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इसको कैसे मापते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद है ना, फैक्टर कॉस्ट। और बेसिक प्राइस, सॉरी, मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो साथ साथ में रिवीजन पर डे करना है। ठीक है, इस क्लास को लेने के बाद भी जब आप इसका रिवीजन करो, तो उससे पहले आपको लास्ट जो 2 क्लास में पढ़ाया गया है उसके नोट्स का कैसे भी कर रहे हो, आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, खुद से नोट्स बना रहे हो, या इसी स्लाइड्स की जो आपको पीडीएफ उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है टेलीग्राम पे, उसको ही पढ़ते हो, कैसे भी करो। लेकिन जब भी पढ़ो, मैं आपको टाइम टेबल का एक अलग शेड्यूल बना दूंगा, अलग वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि आपको रिवीजन करना कैसे है, और सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर हमने जीडीपी पढ़ी थी, लेकिन जीडीपी तो हमने ये वाली पढ़ी नहीं, ये क्या होती है, तो हमने बेसिक जीडीपी पढ़ी थी, इसको मापते कैसे हैं। ठीक है, अब जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 2 तरह की जीडीपी को मुख्यतः मापा जाता है। बहुत सारी जीडीपी को मापा जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 टाइप्स की। ठीक है, एक मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी पढ़ाया था, नॉमिनल जीडीपी या उसको बोले कि नामात्र। ठीक है, तो पूरे विश्व में एक तो नॉमिनल जीडीपी को मापा जाता है, पूरे विश्व में रैंकिंग जो निर्धारित की जाती है कि कौन सा देश है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है जीडीपी के थ्रू। ठीक है, और एक की जाती है ट्रिपल पी पर। ठीक है, अब नॉर्मल जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नॉर्मल जीडीपी यानी हाल के या चालू वर्ष की कीमतों पर हम क्या करते हैं, उसका जीडीपी का आकलन करते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमको मुद्रास्फीति भी इसमें जोड़ लेते हैं, हम उसको मुद्रास्फीति को घटाते नहीं है। उसको हम घटाते कब हैं, माइनस कब करते हैं, जब हम उसको आधा वर्ष से माइनस करते हैं, यानी रियल जीडीपी में, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता दें कि नॉमिनल जीडीपी का यूज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, और जीडीपी एट द रेट ट्रिपल पी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, इसका यूज किया जाता है। अब नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको बता दिया, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं सीधा सा अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे कि आपको निर्धारित करना है कि किसकी जो जीडीपी है वो अच्छी ग्रो कर रही है। और एक चीज हो सकती है कि आपको पता होगा कि अभी डॉलर का मामला बहुत चल रहा है, तो $1 बराबर 90 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है, आपका ये पहुंच चुका है। तो क्या होता है, तो इसकी परचेजिंग पावर क्या ज़्यादा है, क्या इसकी कम है, तो इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता चल रहा है कि हम एक जो ये क्या है, टोकरी निर्धारित करते हैं, एक डलिया बना देते हैं नॉर्मल सी, उसमें कुछ सामान रखेंगे, ठीक है। जैसे उसमें कुछ सब्जियां रख ली, दूध रख दिया, किराने का सामान, कुछ भी एक टोकरी हमने बनाई, एक जैसी टोकरी हमने उसमें बनाई, ठीक है। ये निर्धारित किया जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी कि प्रत्येक देश में परचेसिंग पावर पैरिटी में उसका स्थान कहाँ पर है। तो आपको बेसिक जो नॉलेज होगी वो ये होगी कि बेसिक जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, और परचेसिंग पावर पैरिटी में ये थर्ड नंबर पे है। तो ये अंतर क्यों, उसको जानते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, दो डलिया है, एक यूएसए वाले व्यक्ति हैं और ये इंडिया वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये रखा गया, अब ये डलिया यहाँ पर मिलती है 200 रुपए की, कि 200 रुपए में उसकी सब्जी आ जाती है, दूध आ जाता है। तो इससे टोकरी में जो जो सामान रखा है वो 200 रुपए में आ जाता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर हो गए। सेम टोकरी अगर हमको यूएसए में खरीदना होगा या यूएसए के व्यक्तियों को वहां पर खरीदना होगा, तो उनको पड़ती है ये कितने की पड़ती है, $20। $20 का मतलब क्या होता है, 90 रुपए का एक है भी, ठीक है। तो $10 कितनी, 900, और फिर आपके 1800, यानी जो टोकरी हमारे यहाँ 200 रुपए की आ रही है, उनके यहाँ 1800 की आ रही है, ठीक है। तो हम कम पैसे में ज्यादा खरीद सकते हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी किसकी अच्छी है, हमारी अच्छी है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये यूएसए का डेटा नहीं है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल आपको क्या दे रहा हूँ, सिचुएशन दे रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी मुझे एग्जैक्ट डेटा बताने होंगे इकोनॉमी के, मैं उस पर बोला करूंगा कि ये एग्जैक्ट डेटा है, उसके साथ बोला करूंगा कि ये डेटा है किसका, ये मॉस्फी का है, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है, किसका है, एशियन बैंक का है, किसका है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये, ठीक है। तो हमने 200 रुपए में खरीद लिया जिस टोकरी को, इनको कितने चुकाने पड़ रहे हैं, इनको चुकाने पड़ रहे हैं 1800 रुपए। अब आपको लगता होगा कभी कभी, जैसे कि हो सकता है जो कि पढ़े लिखे नहीं है यूएसए के इंसान, कुछ कुछ तो होते हैं जिनको नॉलेज ना हो इकोनॉमी की, वो क्या सोचेंगे कि देखो हमारे यहाँ $20 में आ रही है क्या एक टोकरी, और इनके यहाँ 200 रुपए में आ रही है, यानी हम तो फायदे में है। फायदे में नहीं है, क्यों, क्योंकि डॉलर महंगा है वैसे भी। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे मैंने टोकरी का आपको एग्जांपल दे ही दिया है, ठीक है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो ही गई होगी। लेकिन जैसे अगर हम समझते हैं, जैसे कोई देश में हम जाते हैं, तो हमको क्या लगता है कि उसकी जो करेंसी है वो बहुत खराब है हमसे, जैसे कि $1 बराबर होता है वहाँ का 300, जो भी देश है उसका, ठीक है, उसकी करेंसी 300 रुपये बना के देती है हमको। तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये तो बड़ा सस्ता मिल गया। या मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आप यूएसए जाओगे तो यूएसए में आपको 3 से लेके $5 में आपको एक ठीक ठाक टी शर्ट मिल जाती है, तो वो अगर ऑनलाइन चेक करते होंगे इंटरनेट पे, तो वहां पर कितनी मिलती है इंडिया में, तो 200 से लेके 500 रुपए तक की, या 200 से लेके 300 रुपए की टी शर्ट, वही वाली टी शर्ट जो नॉर्मल है, ज्यादा अच्छी भी नहीं ज्यादा खराब भी नहीं, ठीक है, क्वालिटी उसकी ठीक ठाक है। यहाँ पे 300 रुपए की मिल रही है, यहाँ पर $5 की मिल रही है। तो इनको क्या लगेगा कि हमारे लिए 5 रुपए है, आपको क्या लगेगा कि वहां पर तो बहुत सस्ता सामान है, 5 रुपए में मिल गई। नहीं, वहां पर हर चीज आपको ऐसे ही सस्ती मिलेगी। सस्ती कैसे, कहने के लिए सस्ती है कि वो 5 रुपए में क्या लगते हैं, $1 का वो दूध लेके आते हैं, क्या हमारे यहाँ 1 रुपए का वो आएगा, ठीक है। तो ये पूरा करेंसी सिस्टम चलता है, सब जगह बड़ी वही वही महंगाई है। अगर आपको दूध यहाँ पर कितने का मिल रहा है, 90 रुपए का मिल रहा है, तो वहां पर उनको $1 का मिलेगा। तो सब समानता है। जैसे स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की तैयारी करने से पहले, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैं ये समझता था, जैसे मैं ऑनलाइन चेक करता रहता था, चिली की मैंने करेंसी देखी थी तो 300 के आसपास थी। तो मैंने क्या सोचा था कि 1 लाख रुपए कमा के जाओ, वहां पर 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे।
तो मैंने क्या सोचा कि 3 करोड़ रुपए यहाँ पर जो व्यक्ति रहता वो जिस ऐसो आराम से रहता, अब चिली जाकर ऐसे हम बस इंजॉय करके आए। लेकिन क्या होगा रियलिटी में? नहीं होगा। ठीक है, कई सारे देश होते हैं कि वहां पे एक पानी की बोतल भी 1000 से लेके 5000 तक की आती है। ठीक है, तो करेंसी ऐसे चेंज हो जाती है और ज्यादा महंगाई का असर पड़ता नहीं है, आपको लगता होगा। ठीक है, बहुतों को नॉलेज अभी भी नहीं होगी, वो देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर लग गया, अंतर पता लग गया। तो जिसकी परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी है, अब इसको जीडीपी में कैसे देखते हैं? जीडीपी में इसलिए देखते हैं क्योंकि एक चीज मान के चलो, दो देश हैं, यूएस और इंडिया, मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वास्तविक नहीं, एक काल्पनिक सिचुएशन। यूएसए कमाता है इसके 100 रुपए, पूरा देश। हमारा देश कमाता है 75 रुपीज। ठीक है, देखने में जीडीपी किसकी बड़ी लगेगी? यूएसए की। ठीक है, और इंडिया की छोटी लगेगी। लेकिन हमको एक भूमि का टुकड़ा खरीदना है, जैसे 1 एकड़ मान के चलो, यूएसए में 1 एकड़ आ रही है उसकी। अब पूरा देश कमाएगा तो 1 एकड़ थोड़ी खरीदेगा, वो लाखों हेक्टेयर, करोड़ों हेक्टेयर खरीद सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू कि 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में 1 हेक्टेयर आता है। ठीक है, वही सेम हेक्टेयर हमारे यहाँ 70 रुपए में आ रहा है। इसके बाद हमारे 5 रुपए एक्स्ट्रा बच जाते हैं। यूएसए में 1 भी रुपए नहीं बचता 1 एकड़ के बाद। यानी परचेसिंग पावर पैरिटी हमारे ऐसे अच्छी है कि 5 रुपए जो बचे हैं उससे हम एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। तो क्रय शक्ति हमारी अच्छी है यूएसए के तुलना में। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, रियल सिचुएशन ये नहीं है। रियल सिचुएशन में या परिस्थिति में अमेरिका हमसे आगे है। ठीक है, और तो मैंने आपको जीडीपी एट द रेट पीपीपी समझा दिया, ट्रिपल पी। अब ये देखो नॉमिनल जीडीपी पे क्या है आपका। अगर आप देखोगे नॉमिनल जीडीपी में 2025 का डेटा है, ग्लोबल रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए मैंने बोला था कि वो काल्पनिक एग्जाम्पल थे, वो हमसे आगे है नॉमिनल जीडीपी में भी, और आपकी एट द रेट ट्रिपल पी क्रय शक्ति समता पे भी। ठीक है, फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया। अब तो चाइना इससे आगे निकल गया ट्रिपल पी में। क्यों निकल गया? क्योंकि चाइना में हर चीज सस्ती है। डॉलर भले ही महंगा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो चाइना वालों ने हर चीज की चीप कॉपी इतनी बनाई है कि सस्ते से सस्ता फोन। जो फोन की क्वालिटी एप्पल 1.5 से 1.5 लाख रुपए में देता है, वही क्वालिटी चाइना के फोन्स 40 से 50 हजार में दे देते हैं, इजिली दे देते हैं। ठीक है, तो चाइना इसलिए आगे निकलेगा क्योंकि उसने हर चीज उसके यहाँ सस्ती हो गई, जो चीज जरूरत की होती है। ठीक है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया। तो याद रखना थर्ड पे इंडिया है ट्रिपल पी के अनुसार, रैंकिंग अनुसार। और नॉमिनल जीडीपी पे देखोगे तो आपके 4th नंबर पे है। ये चाइना को अभी इसने पास ऑन किया, यानी अभी पास से निकला है। अभी जापान चल रहा था लास्ट ईयर तक आगे 4th नंबर पे, अब जापान 5th पे हो गया है, 4th पर इंडिया हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डेटा याद करने की चीज है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा भी है कि कौन की रैंकिंग कैसे चल रही है, और वियतनाम पर तो क्वेश्चन पूछा भी था उसने कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि 2 टाइप्स की आपकी इकोनॉमिक्स होती है आपकी, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और आपकी समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कब निवेश करना चाहता है, यानी हम एक इंसान के माइंड को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के रूप से। ठीक है, ये कब बचत करेगा, ये कब निवेश करेगा, ये कैसे काम करता है, ये डिमांड कब उत्पन्न करता है, ये सप्लाई कब करता है, एक व्यक्ति के स्तर पर करेंगे तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है सिंपल सी हिंदी, इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, अगली क्लास में कमेंट कर देना इसी क्लास के नीचे, अगली क्लासेस में आपको बता दूंगा, या इसके लिए मैं डाउट सेशन रख लूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप सभी अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहें, मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। अगर आप डाउट्स पूछते रहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप डाउट जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन को भर दिया करें। ठीक है, लिखा तो करें कुछ, तभी तो आप सीखेंगे। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है किसी देश के स्तर पर, किसी देश के स्तर पर कैसे कि कोई देश कैसे काम करता है। ठीक है, देश में डिमांड कैसे घट रही है, मंदी कैसे आ गई है, जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो हम जब व्यापक रूप की बात करते हैं, देश के स्तर की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। समग्र मांग और आपूर्ति कैसे चल रही है, हम पेट्रोलियम कितना ले रहे हैं रशिया से, हमको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, भुगतान संतुलन कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बोल रहा हूँ 0.1%, 0.0, मैं तो बोल रहा हूँ 0.0001% भी डाउट हो ना, मन में मत रखना, मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कैसे भी। ठीक है, मैं आपका टाइम टू टाइम
7 से 10 क्लासेस हो जाएंगे आपका, मैं आपको लाइव सेशन आपका अरेंज करवा दूंगा खुद। ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो जो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन कमेंट आप कर दोगे ना तो मैं तैयार करके आऊंगा उन चीज़ों को। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो चीज़ मुझे भी ना पता हो तो मैं उसको पढ़ के आऊंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल होता है। मैं स्टार्टिंग में हूँ, मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट बार पढ़ाया था इकोनॉमी, अब इस बार सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस का में तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई चीज़ मुझे ना पता हो इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि मैं इकोनॉमी का आप प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमी मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई थी लास्ट ईयर कि 95% क्वेश्चंस क्लासेस से आ गए थे। ठीक है, इतनी गारंटी कोई ले सकता। 3-3 घंटे की क्लासेस पढ़ाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले, और वो क्लास पढ़ाते थे 40 से 50 क्लासेस, 150 घंटे की क्लासेस मैंने पढ़ाई थी सर, 20 से 25 घंटे की। अब उसका आउटपुट देख लो उन क्लासेस का, इन क्लासेस का आउटपुट देख लेना, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम की बात, क्योंकि उसी फेज में चल रहे हैं हम खुद पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, इसलिए हमको पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। और टीचर्स क्या करते हैं, वो इस एग्जाम से दूर निकल चुके हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। अब ये क्या है भाई, उत्पादन संभावना सीमा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं उत्पादन संभावना सीमा। ये आपसे पूछा जा सकता है ये होती क्या बेसिकली। बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि हम अगर हमको उत्पादन करना है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से थे, याद होना चाहिए, जल्दी से नाम रट दो उसका, मनी मन बोलो अपने मन से। क्या क्या था, फर्स्ट था हमारा भूमि, सेकंड क्या था पूंजी, थर्ड क्या था श्रम, फोर्थ क्या था उद्यमी। ठीक है, ये था। ठीक है, ये था हमारा, तो ये था। अगर मान लो हमें किसी चीज का उत्पादन करना है तो हम अपने पूरे रिसोर्सेस लगा दें, सब कुछ लगा दें अपना, यानी अपना मैक्सिमम दें। जैसे कि अगर मेरी फैक्ट्री है, मैं मजदूरों से बोलो कि आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो, जितना हो सकता है मैक्सिमम काम करो। जितनी मशीनें हैं सभी मशीनें यूज करो, कोई मशीन बंद नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास जितना भी जमीन का टुकड़ा है, हर एक जमीन का टुकड़ा हमको यूज करना है। ठीक है, तो हर चारों चीजों को मैं पूरा लगा दूंगा, मेरे पास 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं रखूंगा, मैं पूरा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो उससे जितना उत्पादन होता है उसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना सीमा, कि मैक्सिमम लिमिट इसकी इतनी ही है, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 1 हेक्टेयर है तो मैं उसको पोस्ट करूंगा, फर्टिलाइजर डालूंगा, यूरिया डालूंगा, ऑर्गेनिक जैसी मुझे खेती करनी होगी पूरी यंत्रीकरण करूंगा, पूरा उसका हर एक चीज का यूज करूंगा, मजदूर लगाऊंगा, अपने कृषि विभाग में जाऊंगा, पूछूंगा क्या कमी है मिट्टी में, उस मिट्टी की कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा, दवाइयां डालूंगा जो करूंगा, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको छूने की कोशिश करूंगा। उसकी मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलेंगे, उत्पादन सीमा संभावना। ठीक है, ये कई सारे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को धारण किए होता है। ठीक है, न्यूनता या कमी क्या होती है, या इसको ही पढ़ लो डेफिनेशन को। एक वक्र जो 2 वस्तुओं सेवाओं के अधिकतम संयोजन को दर्शाता है, कि जैसे कोई अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादित कर सकती है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ एक बात की अभी कि एक चीज का उत्पादन कर रहे हैं। अब मैं मान के चलूं मैं 2 चीजों का उत्पादन करता हूं, जैसे कि मेरी एक फैक्ट्री किसकी है, जैसे मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में मैं पूरी फैक्ट्री लगाए हुआ हूँ कपड़ों की। ठीक है, सेकंड में मैं खेती करता हूँ। ठीक है, मैं खेती करता हूँ पूरे कपास वाली। ठीक है, तो मैं खुद का रॉ मटेरियल खुद ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ तो ये किस क्षेत्र में आएगा, टाइमलाइन ऐड करो, अभी कमेंट करो, अगर लाइव क्लास देख रहे हो तब भी करो, और मैं बोल रहा हूँ कमेंट करो। अभी लाइव क्लास देख रहे हो ना तो कमेंट कर दो, अगर रिकॉर्डिंग क्लास भी देख रहे हो ना तो कमेंट कर दो टाइमलाइन डाल के, कि कपास डाल देना, सिंपल से लिख देना कपास। कपास किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, आपका चौथे में या 5वीं में, किस सेक्टर में आती है, कपास का उत्पादन किस में आएगा, जल्दी से कमेंट कर दो अब। ठीक है, क्लास नहीं बढ़ाऊंगा मैं आगे, कमेंट कर दो जल्दी से, पहले कमेंट करो अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मेरी फैक्ट्री है कपड़ों की। ठीक है, अब कपड़ों की फैक्ट्री में मैं क्या करता हूँ, दोनों की चीज़ों को यूज करता हूँ। अब मुझे पता है मैं मैक्सिमम जितना भी आउटपुट निकाल सकता हूँ, मैं एक दिन में 100 शर्ट पैंट बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें तो पर डे का तो काम है ही नहीं कोई, तो मेरा 1 साल में टोटल कितना भी मिला जुला के, यानी 365, 365 लगा दो इसके आगे। ठीक है, इतना मैं कर लेता हूँ। इसमें से मैं कितना भी क्विंटल मान के चलो, इतना क्विंटल मैं गेहूँ निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है कि मैं इसको संतुलन करके चल रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि मैं कपड़े की फैक्ट्री को थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, थोड़ा खेत की जमीन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन तो है, रखने के लिए जगह नहीं है,
ये चलाने के लिए जगह नहीं है या गोदाम नहीं है मेरे पास कि मैं उन कपड़ों को रख सकूं, इसलिए मैं उत्पादन कम कर पा रहा हूँ। तो क्या होगा, तो मेरा जो गेहूं जो मैं उत्पादन कर रहा हूँ तो उसमें क्या कमी होगी। जैसे अगर मैं फैक्ट्री की जो जगह थी उसको मैं एक्सपेंड करूं और खेती की जगह को उसमें थोड़ा सा ले लूं, आधे से आधा, तो क्या गेहूं की खेती में कमी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने उसकी जमीन यूज कर ली। और एज इट इज अगर मैं सोचूं कि गेहूं की खेती अच्छी हो रही है, मैं इसको फैक्ट्री का थोड़ा सा हिस्सा काट के तोड़ के दीवार थोड़ा सा हिस्सा इसका ले लूं, तो क्या इसका उत्पादन घटेगा? बिल्कुल। तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम दूसरी वस्तु का उत्पादन कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है और ये चीजें ऐसे बैलेंस होती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं जैसे अवसर लागत। अवसर लागत मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा, ये चीज पूरी अवधारणा धारण की हुई है। अब न्यूनता या कमी, सीमित संसाधन उत्पादन को बाधित करते हैं। सिंपल सी चीज है, आपके पास संसाधन सीमित होंगे। जैसे मेरे पास जगह है, सब कुछ है, मेरे पास मेरे उद्यमी तो मैं खुद हूँ, मेरे पास भूमि है, लेकिन मेरे पास जो सबसे मेन चीज नहीं है, श्रमिक भी है, मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे पास वेतन नहीं है उनको देने के लिए, यानी मेरे पास पूंजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तो क्या सीमित संसाधन है तो उत्पादन बाधित होता है? बिल्कुल होता है। मेरे पास जो जमीन थी, क्या उसका मैं यूज कर पाऊंगा, यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा? मेरे पास सिर्फ पैसा इतना है कि इसमें फैक्ट्री खुल पाएगी बस, इसमें मेरा ये बंजर जमीन डली हुई है। अवसर लागत क्या होता है, एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु का अधिक उत्पादन करना, एज इट इज जो मैंने अभी बताया कि मैं फैक्ट्री को दोनों एकड़ में क्या कर दूं, एक्सपेंड कर दूं। इससे होगा क्या, कपड़ों की तो हो जाएगी, लेकिन सेकंड क्या होगा, जो मेरी खेती थी वो नहीं मिलेगी मुझे। यानी अवसर लागत मेरी क्या थी, वो गेहूं जितना जितना मैं उत्पादन कर रहा था एक साल में। मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ अभी लास्ट फर्स्ट क्लास में, अवसर लागत। ठीक है, मैंने आपको यूपीएससी का वो दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, दक्षता जहाँ जरूरत नहीं है आपके लिए। आर्थिक विकास क्या होता है, उन्नत संसाधनों या प्रौद्योगिकीकरण, पीपीएफ को बाहर क्यों स्थानांतरित किया जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, संसाधन बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका उत्पादन बढ़ता है। सिंपल सी चीजें। अब ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब ट्रेड ऑफ क्या होता है, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज छोड़ने का निर्णय करना पड़ता है। एज इट इज जो मैं आपको समझा रहा हूँ इतने टाइम से, कि यहाँ मेरी फैक्ट्री थी, ये कपड़ा बन रहा था पूरा, और ये मेरे गेहूं उत्पादन हो रहे थे। ठीक है, अब मैं फैसला लेता हूँ कि मैं खेती तो अच्छी नहीं कर पा रहा, कि अगर मैं मैक्सिमम कि 10 क्विंटल गेहूं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं जा रहा है मान लो 2,000 रुपए का। ठीक है, तो ये कितने चलेगा, 20,000 रुपए का। लेकिन ये मेरा कितने का है, 6 महीने का है। 12 महीने का मिला के मान के चलो, दूसरी फसल मिला के चलो, तो एवरेज मान के चलो 40,000 रुपए का। लेकिन मैं यहाँ से उत्पादन कर पा रहा हूँ कितने का, 1 लाख रुपए की कपड़ों का। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं छोड़ के निर्णय लूंगा कि मैं इसमें पूरे में फैक्ट्री खोल दूंगा। तो एक चीज पाने के लिए दूसरी को छोड़ने का निर्णय, इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ये टर्म्स डायरेक्ट तो पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको वो स्टेटमेंट्स में पूछे, कि स्टेटमेंट्स में अप्लाई करके किसी भी चीज पर एक व्यक्ति ने ट्रेड ऑफ किया है तो उसको इस वस्तु में लाभ होगा। ठीक है, आप वहां पर फंस जाओगे। सिंपल सा 20 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, समझ में आ जाएगी मेरी बात कि मैं किस चीज पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब और एक और आपका कीवर्ड है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। श्रम सघन होता है इसमें, या श्रम प्रधान उद्योग बोलते हैं इसी को, या श्रम प्रधान की जगह इसको बोलते हैं सघन, श्रम सघन उद्योग या श्रम प्रधान उद्योग, इसको लिख लेना। ठीक है, वे उद्योग जिनमें क्या है, आपका वर्कर ज्यादा लगते हैं। ठीक है, जैसे कि कुटीर उद्योग, इनमें क्या लगता है, कैपिटल बहुत कम लगेगी, कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका ज्यादा लोग लग जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरत ज्यादा है, जैसे डलिया बनाना। ठीक है, ये लोग डलिया बना रहा है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। पूरा मैंने ये बनाए हुए हैं, पूरे एआई से मैंने प्रॉम्प्ट दे देकर बनवाया, पूरी स्लाइड्स मैंने तैयार की है, क्योंकि मेरी स्लाइड्स कोई दूसरा व्यक्ति तैयार कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग कर देता हूँ, कुछ जादू कर देता हूँ, जादू नहीं है। सिंपल सी चीज है कि मुझे पता है ना कि मुझे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस एग्जाम्पल के लिए पढ़ाना है, और कौन सा फोटो दिखाना है। ठीक है, अगर मैं किसी व्यक्ति से बोलूंगा कि ये कर दो, फिर तो मैं खुद ही कर लूंगा। इतना टाइम मैं उसको बताऊंगा, जो आपका पीपीटी मेकर वाले व्यक्ति होते हैं उनको बताऊंगा, उतना टाइम तो फिर मैं खुद ही कर लूंगा इस चीज को। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, इसलिए मैं पीपीटी खुद ही बनाता हूँ आप सभी के लिए। मुझे पता है कि कब क्या पढ़ाना है,
पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जहां पर लेबर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इंटेंसिव यानी सघनता ज़्यादा होती है, कैपिटल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, डलिया का सामान ज़्यादा करने का आएगा, 10,000 का 20,000 का बस। ठीक है, ये और इसमें 10-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डलिया सब लोग बनाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी, इसको लिख दो पूंजी सघन उद्योग या सैम सुम पूंजी प्रधान उद्योग। ठीक है, जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है। जैसे कि मैं पूरी फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट्री कौन सी खोली मैंने, कार बनाने वाली, इसमें लोग तो लगेंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी मशीन लगेंगी जो मशीन उसको बना रही है। और आजकल तो जो कार की फैक्ट्रीज होती है उसमें लोगों से ज़्यादा मशीनें काम करती हैं, पूरा उसको असेंबल भी, डिस डिसमेंटल भी उसी को वही करती हैं मशीनें। तो क्या क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जैसे स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, पेट्रोकेमिकल उद्योग। इसका एग्जाम्पल क्या था, कपड़ा सिलाई, हाथ से कालीन बुनाई और बीड़ी बनाना। ठीक है, तेंदुपत्ता से बनती है बीड़ी, ध्यान रखना। तेंदुपत्ता एक इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तेंदुपत्ता के बारे में पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ तेंदुपत्ता की खेती होती है और सरकार इसको बढ़ावा भी देती है। ठीक है, एक टाइम आता है वहाँ पर तेंदुपत्ता तोड़ के सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अब डिमांड क्या होती है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है उपस्थित कर देना। जैसे कि आप सब्जी लेने गए, आप लेने गए शिमला मिर्ची की सब्जी लेने गए, ठीक है, ये व्यक्ति गया शिमला मिर्च सब्जी लेने, ये इसने देखा कि मार्केट में 50 दुकानें थी, 50 के पास सब शिमला मिर्च की क्या थी, सब्जी रखी हुई थी। तो यहाँ इसका मतलब है कि इसकी क्या थी, सॉरी, ये मांग, इसकी मांग क्या थी, मांग तो छोटी थी, ये सब्जी खरीद लेगा, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मैंने इसको अभी गलत समझ लिया था, इसको मैंने सप्लाई समझ लिया। ठीक है, ये डिमांड है, मांग। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए शिमला मिर्च। और अगर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसका सही मतलब क्या है। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा, एक तो हमारी इच्छा है, सेकंड मेरी क्षमता है, और तीसरा है मेरी तत्परता है। कि मान लो मेरी इच्छा हो रही है कि मान लो मैं पिज्जा खा के आता हूँ आज, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा भी है और ये भी है, लेकिन मेरे पास अभी क्षमता नहीं है। क्षमता क्या, मेरे पास अभी फोन नहीं है। ठीक है, तो क्षमता को हम पैसा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, या मेरे पास पैसा नहीं है या कुछ भी चीज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है, या मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता कि मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूँ, मेरी क्षमता है नहीं अभी इतनी। ठीक है, इच्छा तो है, तो हो सकता है इच्छा है क्षमता नहीं है, या क्षमता है तो इच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन में तो सभी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आपकी मांग उत्पन्न होगी, वरना मांग उत्पन्न नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया, आपके पास 100 रुपए हैं, आप चाय पीना चाहते हैं, चाय की डिमांड है, पैसे नहीं है तो डिमांड कहाँ से आएगी। हो सकता है कि वो आपकी चलती उधारी तो आपको चाय उधार पिला दे, ठीक है, कि अगली बार दे देना, कोई दिक्कत नहीं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन डायरेक्ट डिमांड कब होती है, आपके पास इच्छा होती है, क्षमता होती है। क्षमता का मतलब यहाँ पर कैपिटल का मतलब भी है कि पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये होती है डिमांड। अभी डिमांड सप्लाई साधना पड़ेंगे ना तब समझ में आएगा। इसका डेटा मैं आपको मुद्रास्फीति या महंगाई से लिंक करके बताऊंगा। अब सप्लाई क्या होती है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आप गए भाई, एक व्यक्ति आप गए शिमला मिर्च लेने, आपने देखा कि 50 दुकानें हैं, 50 दुकान पे शिमला मिर्च मिल रही है, तो डिमांड थी सिर्फ 1 किलो की, आपको मिल गया 1 क्विंटल का खजाना पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, यानी आपूर्ति तो बहुत है कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सिंपल से कॉन्सेप्ट है आपके महंगाई की, चाहे आप मुद्रास्फीति बोल लो चाहे उसको महंगाई बोल लो। ठीक है, अगर उसको बोलोगे उसका मतलब क्या है, जैसे महंगाई, या उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अब ये क्यों बढ़ती है, या मांग प्रेरित और आपूर्ति प्रेरित। ठीक है, आपूर्ति प्रेरित कभी कभी क्या होता है, जैसे मांग बढ़ गई। मांग का मतलब क्या है, मांग का मतलब क्या है, आपूर्ति और मांग में क्या बैलेंस चल रहा है तब तक तो ठीक है, मार्केट अच्छा चलता रहे। अगर मान लो मांग बढ़ गई एकदम से और आपूर्ति कम है, तो क्या होता है, लाइन लग जाती है। आईफोन की कभी देखा है कि जब नया आईफोन क्या होता है लॉन्च होता है, तो लाइन लगी रहती है। क्यों लगी रहती है, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ 50 आईफोन आए हैं, लाइन में लगे हैं 500 लोग, इसलिए लाइन लग जाती है। इसलिए उस टाइम पर महंगे भी बिकते हैं। ठीक है, ब्लैक मार्केट में जब स्टार्टिंग में जो आईफोन बिकते हैं वो महंगे भी बिकते हैं,
1.5 लाख का फोन आपको 2.5 लाख में मिलता है ब्लैक मार्केट से लोगे तो इस टाइम पे, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा आपको ये समझाऊं तो शिमला मिर्च पे लेके चलते हैं, ठीक है। अगर लेने जा रहे हो 1 किलो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सप्लाई मिल रही है, अलग अलग दुकान पे हैं, तो क्या होता है कभी जैसे 50 रुपये किलो चल रही है अभी, ठीक है। किसी दूसरी दुकान पे गए तो उसने बोला कि 45 ले जाओ। 45 क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है पास वाले दुकान के पास है, नहीं तो वो उससे ले लेगा, ठीक है। तो सस्ती भी हो जाती है चीज़ें अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, आपूर्ति ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा सामान होता है, हमको चाहिए कम। इसके उलट कर दो कि सिर्फ एक दुकान के पास शिमला मिर्च है, ठीक है। लेने वाले 5 लोग हैं, अगर वो 50 बेच रहा होगा ना तो वो खुद इसको 60 बेचेगा, और 60 में आप में से कोई एक व्यक्ति ले भी लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, आप 5 लोग जाते हो शिमला मिर्च लेने, आपको पांचों को जरूरत है बहुत ज्यादा कि शिमला मिर्च ही बनाना है सभी को। जिद है कि हाँ इच्छा है हमारी, हम तो बनाएंगे, हम में क्षमता है, हम में क्या है, क्षमता भी है और हमारी इच्छा भी है, ठीक है। तीनों चीजें जाग गई, तत्परता भी जाग गई आपकी। 5 व्यक्ति गए, इसने बोला कि शिमला मिर्च क्या भाव है, उसने बोला 50 रुपये किलो। इसने बोला कि चलो मुझे दे दो, तब तक बोला ये व्यक्ति बोला कि अरे नहीं मुझे दो। सब लोग बोलने लगे एक एक से करके, अरे नहीं उसको मत दो मुझको दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वो कंफ्यूज, सब्जी बेचने वाले या बेचने वाली, ठीक है। अब दिक्कत हो गई तो इसने बोला कि एक काम करो, 50 की जगह मैं 60 देता हूँ तो मुझे दे दो। ये बोलेगा 60 नहीं मैं 70 देता हूँ। पहुंचते पहुंचते 150 रुपये में लेके आ गया डी वाला। ए बी सी डी 4 व्यक्ति थे, डी वाला 150 में लेके आ गया। तो क्या यहाँ पे चीज महंगी हुई? सप्लाई कम थी, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो क्या यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी? महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़नी है उसको। और मैंने क्या एग्जांपल दिया था इसकी उलट, कि आप सामान लेने जा रहे हो तो दुकान वाले क्या बोलता है कभी कभी कि एक काम करो 40 नहीं तुम तो 35 में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले जाओ, उठा ले जाओ इसको, ठीक है। तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा है, अगर वो सब्जी को नहीं बेचेगा तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। वो आपको नहीं बेचेगा तो वो खराब हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि खराब होने से अच्छा है 40 से अच्छे वो 30 रुपए में बेच दे, तो ये सप्लाई ज्यादा है। इसी तरह मेथड चलता है पूरा मुद्रास्फीति का। कभी कभी अगर किसी चीज की आपूर्ति कम हो जाती है, आपूर्ति कम कैसे, किसी चीज की कमी हो गई आने में, जैसे दूध की कमी हुई किसी टाइम पे तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। उसके आसमान छूने लगते हैं किसी भी चीज के आपके क्या प्राइस, ठीक है। कभी कभी आपने सोचा होगा पेट्रोल महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई, उससे क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से महंगा क्या हो गया, सब्जी महंगी हुई। सब्जी महंगी क्यों हो गई? जैसे कि सब्जी महंगी क्यों हो गई ये आप समझ लेते हैं। सब्जी महंगी इसलिए हुई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले ने इसको ज़्यादा रुपए दिए, सप्लाई महंगी हुई, सप्लाई महंगी हो गई तो उसने सब्जी भी महंगी कर दी। इस तरीके से सिस्टम चलता पूरा आपका डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सप्लाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लेके आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, आगे समझते हैं, उसको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई उत्पादन नहीं करना होता है। उत्पादन का मतलब वही 4 कारक जिनसे आप उत्पादन करते हो। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप किसी क्या कर रहे हो, हाँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या सेवा का उत्पादन कर रहे हो। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब में या कॉर्पोरेट जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या होता है, आप सेवा का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप किसी में मजदूरी कर रहे हो तो आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो उनके फैक्ट्री में जाके। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो सर्विस का कर रहे हो, खुद की बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी वस्तु या सेवा का हो सकता है कि इसका उत्पादन कर रहे हो। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी सेवा करने की या उत्पादन करने की जरूरत नहीं होती, आपको फ्री में मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना। ये कौन देता है फ्री? सभी को पता है कौन देता है फ्री। पेंशन मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, सब्सिडी मिलती है, बुजुर्गों को दी जाने वाली है सहायता। इसी में किसान सम्मान निधि योजना जोड़ लो, लाडली बहना योजना जोड़ लो, इसमें तो बहुत सारी योजना है जिसमें आपको क्या मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है आपको सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा फ्री आपको पैसे दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ऐसी आय जिसके लिए हमको उत्पादन नहीं करना होता, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो। जैसे पेंशन मिली, देखो ये व्यक्ति दे रहा है, इनको गवर्नमेंट दे रही है, इनको स्कॉलरशिप मनी मिल रही है, देखो इस स्टूडेंट को। इसको अच्छे से देखना ना, इनको देख देख के याद हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, हाउस होल्ड इनकम क्या होती है? इसको घरेलू आय भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड आय का मतलब क्या होता है, एक परिवार के सदस्य, सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल आय,
हाउस होल्ड का सिंपल सा मतलब है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है, कि सभी लोग कमा रहे हैं उत्पादन करके, कि पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं, लड़का आईएएस ऑफिसर है, सिस्टर कोई कॉर्पोरेट में जॉब करती हैं, मम्मी घर पे काम करती हैं, और दूसरा भैया है वो कहीं काम करता है, या मम्मी भी कुछ सी जॉब में है, मान के चलो पुलिस में ही है। ठीक है, पुलिस में क्या आपके डीजीपी है या डीजी है बस। ठीक है, तो सबकी जो इनकम होगी उनको पूरा मिला के क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड इनकम बोलेंगे। बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कि पूरी फैमिली की इनकम को ही बोलते हैं हाउस होल्ड इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये जानने वाली चीज है। व्यक्ति की आय और टैक्स देने के बाद बचती है। अब इसको हम अभी समझेंगे डिस्पोजेबल इनकम को। मैं वापस आऊंगा इसी पर, क्योंकि आगे स्लाइड है इसी की, आगे चलता हूँ। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को मान के चलो, जैसे हमने निकाला था कि नहीं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या है, नेशनल इनकम। यानी मान लो हमारे देश, पूरा देश मिला के 100 रुपये कमाता है, हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति हैं 100, जनसंख्या हमारी 100 है, तो पर व्यक्ति कितना इनकम है हमारी एवरेज, तो एवरेज निकालते हैं 1 रुपये। ठीक है, तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, टोटल नेशनल इनकम होती है, उसको हम अपनी जनसंख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारे दिन निकल के आती है, इनकम निकल के आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि हमारा देश 1000 रुपये कमाता है, हमारे देश की जनसंख्या है 100 लोग रहते हैं हमारे देश में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना पर व्यक्ति कितना आ रहा है, 10 रुपये। लेकिन क्या ये रियलिटी है कि हर एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है? नहीं रियलिटी है। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा हो, बेरोजगार हो, कुछ भी नहीं कमा रहा है वो व्यक्ति, और हो सकता है एक अकेला व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा हो इसमें। और अभी असमानता का इनक्वालिटी इंडेक्स आया भी है, जाके पढ़ना, अभी 15 दिन पहले आया है, अभी 15 से 20 दिन पहले हल्ला मच गया था कि एक इंडिया में 1% लोगों के पास 35% पूरी संपत्ति है, 10% लोगों के पास तो पूरी 60 से लेकर 70% की संपत्ति है। आप चौंक क्यों रहे हो? अभी ये डेटा 5 साल पहले भी यही था, 2020 की रमेश सिंह पढ़े लेना, उस समय यही डेटा है, कोई नया नहीं हुआ ये कि असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ नहीं बढ़ी, पहले से असमानता बहुत पहले से है, और बढ़ और रही है उल्टी 1-2%। ठीक है, तो असमानता बहुत ज़्यादा है कि 1% लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि 45% आपकी पूरी वेल्थ है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि 100 व्यक्ति थे, 100 रुपये थे, पूरा देश 100 रुपये कमा रहा था, 100 व्यक्ति थे टोटल, इसमें से एक अकेला व्यक्ति 45 रुपये कमाता है पूरा, बाकी कुछ पैसे कमा रहे हैं, 0.30 पैसे ये करके, यानी बहुत गरीबी है। तो इसमें असमानता हो सकती है, हम सिर्फ एवरेज मान के चलते हैं। तो एवरेज को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बराबर ही कमाता हो, लेकिन हम बराबर मान के चलते हैं कि 100 व्यक्ति अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं तो पर व्यक्ति कितना कमाएगा, 10 रुपये। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसे चलता है इसका। ठीक है, तो ये बराबर दिख रहा है ना, ये पर कैपिटा इनकम के थ्रू देखिएगा। रियलिटी में ये गरीब होगा ये व्यक्ति, जिसके हाथ में कुछ कटोरा होगा इस पैसे की जगह, और इसके पीछे ये गड्डी नहीं होगी पैसों की, इसके पास एक पूरा ब्रीफ केस होगा, एटीएम की गाड़ी रखी होगी पूरे पीछे। ये होता है अंतर। अब व्यक्तिगत आय क्या होती है, पर्सनल इनकम। पीआई यानी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत वह कुल आय है जो व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होती है, जिसमें उत्पादन से प्राप्त आय और हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय यानी अभी पढ़ा था ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इनकम को ही बोलते हैं हस्तांतरण आय। और उत्पादन से प्राप्त यानी मैं अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे वहां से पैसा मिलता है, और मैं स्कीम में भी आता हूँ, जैसे मैं किसान भी हूँ, क्योंकि किसान, मैंने मान लो मैं किसान हूँ, मैं उत्पादन भी करता हूँ, अपनी फसल को बेचता हूँ, वहां से इनकम हो जाती है मुझे मेरी 1 लाख रुपए। और हस्तांतरण आय मुझे सरकार की तरफ से मिलते हैं हर महीने, हर साल 12,000 रुपये। अगर एमपी में रह रहे हो तो 12,000 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 6,000 देती है सेंटर और 6,000 देती है स्टेट, तो 12,000 ये हो गए। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1,12,000 रुपये। राष्ट्रीय आय पढ़ लिया हमने पहली। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो हम अभी वहां पढ़ने वाले थे, देखो ये वाली स्लाइड छोड़ के आए ना, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं इसको। जैसे मैंने कितने रुपए कमाए थे अभी, 1,12,000 रुपये। ठीक है, ये जो 1,12,000 रुपये कमाए थे, क्योंकि मैं खेती करता हूँ, 1 लाख रुपये तक उत्पादन कर देता हूँ, 12,000 रुपये मुझे मिल जाती है।
व्यक्ति की वह आय है जो टैक्स देने के बाद बचती है। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें टैक्स भी देना होगा कुछ ना कुछ। अगर मैं टैक्स तो उसमें आ रहा हूँ, अभी तो नहीं आ रहा हूँ मैं। जब मैं आपको टैक्स स्लैब पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगा दूंगा पूरा, बता दूंगा पूरा कि कहाँ से टैक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लो मैं कमाता हूँ इसमें से 50 लाख रुपए हर साल, तो इसमें से मेरा टैक्स भी तो लगेगा, इनकम टैक्स, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स लगता है। तो टैक्स मान लो चला गया मेरा 50 लाख में से 5 लाख चला गया, तो 45 लाख बचा। तो इसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इसे मैं खर्च करूं, सेविंग करूं, कुछ भी करूं, अगर मैं टैक्स नहीं भरता हूं तो ये क्या है, अपराध है। अपराध है, इसको ब्लैक मनी घोषित कर दिया जाएगा जो मैं कमा रहा हूँ उसको। ठीक है, लेकिन क्या रियलिटी में इंडिया में ऐसे होता है? नहीं होता, वो छिपा लेते हैं अपनी मनी को। ठीक है, तो डिस्पोजेबल आय ये होता है, प्रयोज्य आय भी बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो पर्सनल इनकम मैंने आपको बता दिया, इसमें से टैक्स वगैरह कुछ नहीं घटाया हमने, डायरेक्ट आपके पास इनकम है हाथ में अभी, लेकिन आप इसको अभी खर्च नहीं कर सकते जब तक आप टैक्स नहीं दोगे। ठीक है, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो, तब क्या आते हो, आप टैक्स स्लैब में आते हो। ठीक है, इसमें आप टैक्स देने के बाद डिस्पोजेबल आय क्या उनसी है कि आपने टैक्स दे दिया, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे वहां जाऊँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये है वो। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है, एज इट इज, जो व्यक्ति पर हमने क्या किया, अप्लाई किया, वही देश के ऊपर, पूरे देश के बाद उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध होती है, जिसमें विदेश से शुद्ध चालू हस्तांतरण भी शामिल होते हैं। विदेश से कोई आ गया, ठीक है, जैसे IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने किसी स्पेशल कार्यक्रम के लिए हमको पैसे दिए, तो सब मिला के जितना हमारे पास खर्च करने के लिए, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NDI। नेक्स्ट चलते हैं, GDP ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वृद्धि, GDP वृद्धि। GDP आपने पढ़ ली, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि लास्ट साल हमने मान लो 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, 1 लाख करोड़ की हमारी GDP रही, इतनी हमारी आय रही, नेशनल इनकम। ठीक है, कुछ ही बोलो, GDP बोल लो, नेशनल इनकम बोल लो, दोनों चीजों को मान के चलो। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर तो करेंगे ना लास्ट ईयर से, कि मान लो 24 का है और 25 का, 24 और 25 का, तो ग्रोथ बढ़ी है या कम हुई है, पता कैसे चलेगा? तो पता चलता, हम तुलना करते हैं लास्ट ईयर से। तो एक साल में देश की GDP पिछले साल से कितनी बढ़ी या घटी है, इसी को बोलते हैं GDP ग्रोथ। GDP ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब, लास्ट ईयर 100 रुपए कमाए थे, इस साल 98 कमाए हैं, तो GDP ग्रोथ कितनी होगी, -2% की वृद्धि। इसको वृद्धि बोलेंगे, कमी नहीं बोलेंगे, कमी नहीं बोलेंगे, लेकिन नेगेटिव लगा दी ना, -2% की वृद्धि हुई है, यानी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं, नेगेटिव GDP ग्रोथ। सभी चीजों को लिखते जाओ साथ साथ में, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ लिया था ना, पूरे क्वेश्चन सही करके आया था वो पेपर में, एग्जाम में, जाके प्रूफ देख लो। मतलब मैं हवा में नहीं फेंक रहा, पूरा प्रूफ देख लो। प्रूफ का आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा प्रूफ का, जाके देखो, हर एक क्वेश्चन मिला है पूरा। नोट्स निकाल के देख लो, आज भी नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, आज भी वही वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। मैं नया क्यों पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, करंट अफेयर ऐड ऑन कर दूंगा, इसलिए नया, क्योंकि इकोनॉमी को नए सिरे से हर साल पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, हर साल वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही होते हैं, लेकिन हर चीज को नहीं चला सकते हम। ठीक है, तो GDP ग्रोथ निकालते कैसे हैं, करंट ईयर GDP प्रीवियस माइनस प्रीवियस ईयर GDP, और बटे में क्या, प्रीवियस ईयर GDP इंटू 100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट साल यानी अभी हमने कमाए 110 रुपए इस साल, लास्ट साल हमने कमाए थे 100 रुपए, 100 से करेंगे ये, टोटल निकले कितने आ रहा है, 10%, यानी 10% की हमने ग्रोथ की है। अभी आपने सुना होगा कि 8.2% की वृद्धि निकल के आई GDP की ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ इतनी निकल के आई 8.2%। ठीक है, तो ये ऐसे ही निकाली है कि इतनी ग्रोथ में हम चल रहे हैं, GDP ग्रोथ। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत फंसाने वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला। फंसाने वाला यानी कि अगर पेपर में देख लोगे ना आप, 100% गलत कर जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। 100% आप लॉजिक लगाते रहो, एलिमिनेशन लगाते रहो, ट्रिक्स लगाते रहो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो गलत ही होगा, क्योंकि नाम ही ऐसे, जैसे मान के चलो, उत्पादन कर कैसे कहते हैं, सिंपल समझ में आएगा कि जो आपके प्रोडक्शन पे लगेगा टैक्स, नहीं, यही तो नहीं है। उत्पादन कर वह कर होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं होता, उत्पादन से संबंधी नहीं है। जैसे स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प वगैरह पर शुल्क लगता है, स्टाम्प शुल्क, उसको बोलते हैं उत्पादन कर। उत्पाद कर है यही चीज जो आप चीज समझ रहे थे, वह कर जिसका संबंध उत्पादन से होता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, GST।
ठीक है। तो उत्पाद कर अलग है, उत्पादन कर अलग है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, ध्यान रखना। उत्पादन सब्सिडी, सब्सिडी वो होती है जो सरकार उनको देती है, सब्सिडी टॉपिक अलग है, मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा। उत्पाद सब्सिडी क्या, लेकिन इसका उलट भी है ये, उत्पादन सब्सिडी बाय सब्सिडी होती है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से नहीं होता। उत्पादन वर्ड याद रख लो, प्रोडक्शन डायरेक्ट लिंक नहीं होता, कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो सब्सिडी हो। प्रोडक्शन टैक्स क्या होगा, उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होगा। प्रोडक्ट टैक्स क्या होगा, सीधा संबंध प्रोडक्ट उस आपका क्या होगा, उत्पादन से होगा। भय कर जिसका सीधा संबंध उत्पादन से होता है, ठीक है। और एज इट इज वही क्या सब्सिडी में भी है। प्रोडक्शन सब्सिडी, सब्सिडी आपको प्रोडक्शन उत्पादन में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उसका उत्पादन पर नहीं मिलेगी। और आपका क्या, प्रोडक्ट सब्सिडी उत्पादन पर आपको मिलेगी। तो याद रखना हमेशा, कभी भी कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज को याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं बार बार बोलूंगा नहीं इस चीज के बारे में, लेकिन ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं समृद्धि। अब समृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। अभी पढ़ा हमने ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, लास्ट ईयर से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई, कितनी 10% बढ़ी थी अभी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में समृद्धि का अर्थ है, इसको ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज है पूरी, कि वृद्धि दर लगातार चारों तिमाही, जीडीपी को हम कब कब मापते हैं, 3-3 महीनों में, मैंने पढ़ाया हुआ है ना अच्छे से। तो एक साल में कितनी बार हो गए, 4। तो चारों तिमाही मतलब 4×3 = 12, 12 महीने, 12 महीने यानी एक साल, एक साल वृद्धि प्रदर्शित करे, यानी लगातार ग्रोथ हो रही हो लास्ट एक साल से, बीच में उसका जो ग्राफ है वो नीचे ना गया हो, लगातार वृद्धि कोशिश कर रही है। क्वार्टरली फर्स्ट यानी पहली तिमाही में 5% हो गई, सेकंड में 6 हो गई, थर्ड में 7% हो गई, फोर्थ में 8% हो गई, जो इस साल हुई है, इस साल हुई है वृद्धि पूरी। इस साल का डेटा देख लेना आप, ठीक है। ये दिख रहा है डेटा, देखो पूरा ऐसे जा रहा, पूरा ऊपर की ओर ग्राफ, सब खुश हैं यहाँ पे, सबकी कमाई हो रही है अच्छे से, पेंशन बराबर मिल रही है, स्मॉल बिजनेस भी चल रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि अच्छे से चल रहा सब कुछ, समृद्धि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। क्या याद रखना है, चारों तिमाही में वृद्धि हो रही है, यानी लास्ट एक साल में, ठीक है। सेकंड चलो, सेकंड होती है सुस्ती, सुस्ती यानी स्लो डाउन, नाम बहुत अच्छे से याद रखना, स्लो डाउन इंग्लिश में भी याद रखना, हिंदी में भी, हिंदी नाम ना भी याद रखा हो कोई दिक्कत नहीं होती, इंग्लिश नाम हमेशा याद रखना। इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, यानी कि जो टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें आपको इंग्लिश वर्ड ही याद करना है। हिंदी वर्ड याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश वर्ड भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल एग्जाम में हो सकता है कि टर्म या कीवर्ड्स ऐसे जाएं कि हिंदी में समझ में ही ना आए, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो इंग्लिश वर्ड हमेशा याद रखना, और खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन वीडियोस को जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का सभी। नाम लेके नहीं बोल सकता, लेकिन समझ जाओ मैं किस किस से बोल रहा हूँ। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, कि इंग्लिश नाम हमेशा याद रखना, गलती गुंजाइश नहीं है, और मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल ना, मैं आपसे इतनी अपेक्षा मतलब मैं ये अपेक्षा नहीं रखता आपसे कि आप उसको भूल जाओ रियल एग्जाम में जाके, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। अब स्लो का मतलब क्या है, सुस्ती का तात्पर्य है जीडीपी वृद्धि दर कम हो गई, बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, कम हो गई बस, माइनस में नहीं गई, नकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक मतलब क्या है, जीरो नहीं गई। जैसे लास्ट ईयर 100 रुपए थी, अब क्या हुई कि अभी 110 चल रही थी, अब लौट लाट के कितना 108 आ गई, फिर 106 आ गई, ठीक है। ऐसे चल रही है बस, कुछ कम हो गई, कम हो रही ज्यादा हो रही, तो इसको बोलते हैं सुस्ती। इसलिए जीडीपी में संकुचन भी नहीं आता, जीडीपी बहुत संकुचित नहीं होती, ठीक, कोलैप्स भी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी बहुत अंतर पड़ता है बस, ठीक है। अब देख लो कि पहले क्वार्टर में क्या हुआ, यानी पहली तिमाही में क्या हुआ, 5% चल रही थी, सेकेंड हाफ में क्या हुआ 4%, तीसरे हाफ में क्या हुआ 3%, और फोर्थ हाफ में क्या हुआ 2%, यानी कम हुई, माइनस नहीं हुई, यानी जीरो से कम नहीं गई। इसको बोलते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन नाम से याद रख लो, स्लो, स्लो हुई, खत्म नहीं हुई, स्लो हुई, याद रख लो। मंदी, मंदी के नाम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। कई सारे देशों में आज ही कई सारे मंदी आ जाती है, जैसे वेनेजुएला का क्वेश्चन आया था, वेनेजुएला का क्वेश्चन अगर मैं सही याद कर पाऊंगा तो 23 या 24 का क्वेश्चन है, वेनेजुएला की आर्थिक मंदी से क्वेश्चन आया। तो हर एक देश में हो सकता है अलग अलग टाइप समय मंदी आए, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरे विश्व में मंदी आ जाती है। 2008 की मंदी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन याद रखना
2008 की मंदी का प्रभाव हमारे यहाँ इतना नहीं दिखा जितना प्रभाव पूरे विश्व में दिखा। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो नीतियां थी वो, और उससे बड़ा भी जो क्या था, जो फैक्टर था, जो कारक था, क्या था जो कारक था, वो था हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का वो एग्जाम्पल समझो। मंदी काम कैसे करती है? मंदी का सीधा सा मतलब होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा खर्च कर नहीं रहे हैं लोग, यानी डिमांड खत्म हो गई। डिमांड हमने पढ़ी अभी। लोगों की इच्छा नहीं है, या तो इच्छा तो क्षमता नहीं है, या तो क्षमता है तो इच्छा नहीं है। जैसे कि लोगों के पास पैसा कम है तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम कार लेना बंद ही कर देते हैं अभी, क्योंकि पैसा है ही नहीं। पैसा नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो लोग? डिमांड घटा दी बिल्कुल। जो कार की फैक्ट्री हर साल 1000 कार बेच रही थी, वो बेच पा रही है सिर्फ 500, लेकिन उसका प्रोडक्शन तो 1000 का ही था। तो उसके गोदाम भर गए पूरे, उसके जो स्टोरेज थे पूरा कार से भर गए। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। उसकी फैक्ट्री बंद हुई तो क्या हुआ? समझो इस चीज को पूरा। फैक्ट्री बंद क्यों करनी पड़ी? या बंद नहीं की तो क्या किया? प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया। जो एक साल में जो 1000 कार बना रहे थे उसको उन्होंने 500 पे ले आए वो। अब ये कम किया होगा तो क्या किया होगा उन्होंने? मजदूर भी कम किए होंगे, क्योंकि 1000 कार बनाने में ज़्यादा मजदूर लगेंगे, 500 में कम लगेंगे। तो कुछ मजदूरों को उन्होंने बाहर कर दिया होगा, कुछ जॉब करने वाले सर्विस देने वालों को भी बाहर कर दिया होगा। उससे क्या होगा? जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई, उनके पास पैसा अब कम होगा। पैसा कम होगा तो वो कम खर्च करेंगे, और कम खर्च करेंगे तो मंदी का जो साइकिल है वो चलता रहेगा ऐसे ही। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट? कि एक चीज दूसरी चीज को पुश कर रही है। इसने कम कर दिया, फिर वो और कम हो गए, फिर और कम हो गए, ऐसे करते हुए इसको बोलते हैं मंदी। अब क्या हुआ? सिंपल सा, मंदी हमारे देश में कम क्यों प्रभाव डाल पाती है हमेशा के टाइम? हमेशा देखना। अब वो हमेशा इसलिए डाल पाती है, मंदी कम प्रभाव इसलिए होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता, होता है प्रभाव। हो सकता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कम क्यों होता है? सबसे बड़ा जो कारक है वो है आपका हम दो हमारे 10, जो नीति हम चला रहे हैं। जनसंख्या। अब 150 करोड़ की जनसंख्या में क्या डिमांड कम करोगे आप? सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो। मान के चलो कि अमेरिका जो देश है, ठीक है, अमेरिका में 10 व्यक्ति रहते हैं, 100 व्यक्ति रहते हैं, मान के चलो 100 व्यक्ति रहते हैं। वो खर्च कर रहे थे हर मंथ या हर साल, मान के चलो हर साल खर्च कर रहे थे कितने? 100 रुपए कर रहे थे खर्च, ठीक है, या 1000 रुपए खर्च कर रहे थे। एक व्यक्ति 1000 रुपए खर्च कर रहा था, वहां रहते हैं 100, तो एक साल में खर्च कर रहे थे वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो उनकी जो इकोनॉमी चल रही थी वो 1 लाख ऐसे घूम रहा था पूरी इकोनॉमी में। इसने इसको दिया, इसने यहाँ पे खर्च किया, ऐसे तो 1 लाख पूरा घूम रहा था। मंदी आई किसी न किसी कारण से, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे आ गई थी। कोरोना के टाइम में कोई बाहर ही नहीं गया, बाहर नहीं गया तो पेट्रोल नहीं डलवाई, गाड़ियों के जो शौक थे वो खत्म हो गए, शॉपिंग नहीं हो पाई, कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी, सैलून नहीं गए लोग। अरे हर चीज खत्म हो गई थी कोरोना के टाइम पे। कुछ भी हो सकता है, तो मंदी किसी भी फैक्टर से आ सकती है, ठीक है। तो कम हो गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1000 रुपए से खर्च कम करके उन्होंने खर्च कितना शुरू कर दिया? तो कितना? 300 रुपए। इतना कम कर दिया क्योंकि लोगों को लगा कि पैसा बचाने की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में पैसे की किल्लत हो जाए। तो वो सेविंग करने लगे, 700 रुपये बचाने लगे, 300 खर्च करने लगे। 300 को मतलब क्या है? एक व्यक्ति 300 करेगा तो क्या मतलब है? तो यानी 30,000 रुपये बस। तो जो इकोनॉमी में 1 लाख रुपए चल रहे थे उसमें 30,000 घूम रहा है, यानी तो मंदी आ गई। फैक्ट्रीज ने काम करना कम कर दिया, मजदूर बाहर हो गए, मंदी चल गया, ठीक है। ये मंदी यहाँ पे काम कर गई। अब ये मान के चलो, यहाँ पर कुछ भी चीज ले आओ इंडिया में, कभी भी आपूर्ति कभी ज्यादा नहीं हो पाती। एक्सेप्शन हो सकता है, आपूर्ति कभी ज्यादा नहीं हो पाती। आपूर्ति का मतलब, यहाँ पे आप अगले देश में अगर आप 10 कार बना रहे हो सकता है 10 कार आपकी 1 महीने में 2 महीने बिक रही हो। अगर आप यहाँ पे 100 कार भी बना रहे हो, कार्स की बात कर रहा हूँ, फोन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ खाने की चीजें, पीने की चीजें, कुछ भी कर दो। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर 150 में से अगर 50 लोग सोचेंगे कि हम कम खर्चा कर लें, तो 100 लोग और बचे हैं वो कर देंगे कि अरे हम तो लेंगे ना, कुछ दिक्कत नहीं है। आपूर्ति बहुत ज्यादा है। आपने ये चीज सुनी होगी कि हर देश अब इंडिया से दोस्ती क्यों करना चाहता है? कोई भला नहीं चाहता देश का अपने का, सब फायदा चाहते हैं। वो इंडिया में मार्केट ढूंढते हैं। भारत इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।
ये न्यूज़ आपने हर एक न्यूज़ चैनल पे पढ़ा होगा या सुना होगा। तो मार्केट इसलिए बड़ा है कि कुछ भी हो जाए, खर्चा होता ही रहता है। हम नहीं खरीदेंगे, दूसरा खरीद लेगा। लोग ही इतने हैं। दीपावली के टाइम भी मतलब लाखों, धनतेरस के दिन लाखों करोड़ों का, 2 लाख करोड़ का सोना बिक गया। सोचो कहाँ डिमांड में आप कमी लाओगे, तो यहाँ पे मंदी नहीं आ पाती है। तो मंदी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो है। तो क्या बोलते हैं, लगातार 2 तिमाही नकारात्मक हो जाती है। हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने अभी ग्रोथ पढ़ी, फिर स्लो डाउन पढ़ा। अच्छे से मैं हाल क्या रिवीजन करवाता जाऊंगा, मैं आपका हाल क्या, लास्ट में रिवीजन अलग होता है क्लास की। ग्रोथ का मतलब क्या है, लास्ट 4 तिमाही बढ़ ही रहा है पूरा। लास्ट 4 तिमाही यानी 1 साल में पूरा ग्रोथ बढ़ ही रही है। ठीक है। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, लास्ट जो तिमाही है उनमें क्या हुई है, नकारात्मक तो नहीं हुई, तुलनात्मक रूप से कम हुई है वृद्धि कम हुई है, लेकिन नकारात्मक नहीं हुई। मंदी का मतलब है लगातार 2 तिमाही यानी लास्ट 6 महीने में क्या हुआ है, नकारात्मक हो गई है, कम हो गई, जीरो से नीचे चली गई। स्लो डाउन में नीचे नहीं गई थी, नकारात्मक नहीं हुई थी जीडीपी। ठीक है, इसमें नकारात्मक हो गई। जैसे कि एग्जांपल दिए यहाँ पे, 2020 में कोरोना महामारी के समय, 2020 में Q1 में यानी पहली तिमाही में पता कितना पहुंच गई थी, -24%। क्यों पहुंच गई थी, लोग जब घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, ये तो मजबूरी थी, हमारे यहाँ मंदी आ गई। लेकिन कुछ कोई कर ही नहीं सकता था मंदी, लेकिन नेचर के सामने सब डिफीट हो जाते हैं। नेचर बहुत बड़ी चीज होती है, प्रकृति। इसलिए प्रकृति को जितना बचा सको उतना बचा लो आज। चाहे वो अरावली हो, चाहे वो हसदेव के जंगल हो, चाहे वो बिहार के जंगल हो, चाहे वो उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं वो डेवलपमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन नेचर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं हम, ठीक है, तो उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने घुटने टेक दिए, पूरा मंदी आ गई। क्या हो गया, Q1 में 24%, Q2 में 7.5%, ये -24%, कितनी मंदी चली गई। ठीक है, थर्ड हो गया मंदी, रिसेशन। फर्स्ट क्या पढ़ा, ग्रोथ पढ़ी, फिर स्लो डाउन पढ़ा, फिर रिसेशन पढ़ा। ठीक है, फोर्थ है डिप्रेशन। वही जो वीडियो में देख रहा था कि कौन चीज पे चल रहे हो, डिप्रेशन में। डिप्रेशन नहीं, वो डिप्रेशन था। डिप्रेशन यानी महामंदी। महामंदी एक ही टाइम पे आई है दुनिया में अभी तक, 1929 में। जॉन मीनार्ड कीन्स याद आ गए, इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट आया था क्या, मिश्रित वाला। इस टाइम पे आके भले ही वो अमेरिका था यानी यूएसए था, और भले इस टाइम पे यूएसएसआर था, सॉरी यूएसएसआर था। इसकी समाजवादी जो सोशलिज्म इकोनॉमिक्स चल रही थी, इसकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी, दोनों फेल हो गई थी, खत्म। डिमांड दे रही थी, इकोनॉमी फेल हो गई। फेल हो गई तब एक व्यक्ति है जॉन मीनार्ड कीन्स, उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे अपनाओ, नहीं तो हर बार निपट जाओगे। तो 1929 में महामंदी आई। तो क्या होता है मंदी, महामंदी का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब हमने समझ लिया, मंदी। इससे भी बड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, महामंदी। लगातार 3 तिमाही जीडीपी वृद्धि दर नकारात्मक हो, जीडीपी में 10% से अधिक का संकुचन आ जाए। जैसे मान लो अभी चल रही है क्या, 10 चल रही है, -10 चली है, 10% से अधिक का संकुचन आया, जीडीपी कम हो जाए। 1 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी थी, पूरी कम होके 90,000 करोड़ की बची है। ये होती है महामंदी। इसमें क्या था, इसमें 2 महीना था कि लगातार 2 तिमाही, 2 तिमाही यानी 6 महीने। इसमें क्या, लगातार 3 तिमाही यानी 9 महीने तक लगातार क्या हो, जीडीपी वृद्धि नकारात्मक बनी रही है, बीच में ऊपर नहीं आई, प्लस में नहीं आई, लगातार क्या है, नीचे चल रही है, 97 चल रही है या 98 चल रही है, आग न नीचे चल रही है, मतलब माइनस में, महामंदी। सेकंड और इसके बाद क्या, मेल्ट डाउन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ। ग्रोथ यानी लगातार हमारी क्या, चारों तिमाही में क्या चल रहा है, लगातार 12 महीने में वृद्धि चल रही है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्लो डाउन, स्लो हुई, नकारात्मक नहीं हुई। थर्ड हमने क्या पढ़ा, रिसेशन पढ़ा। रिसेशन में क्या पढ़ा, लगातार 2 तिमाही यानी 6 महीने तक क्या हुआ, हमारे नेगेटिव रही। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, महामंदी। महामंदी ये डिप्रेशन,
डिप्रेशन में क्या हुआ, लगातार 3 तिमाही यानी 9 महीने तक, 9 महीने तक क्या हुआ, लगातार नेगेटिव रही। इसका संबंध शेयर बाजार से है। जब अब मेल्टडाउन पड़ते हैं, ठीक है, ये 9 महीने हो गए पूरे खत्म। इसका संबंध शेयर बाजार से, शेयर बाजार में लगातार लंबे समय तक गिरावट होती है। शेयर मार्केट सभी जानते होंगे, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे भी टॉपिक को। तो शेयर मार्केट जब एकदम से गिरता है, पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेल्ट डाउन। उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट डाउन। भारत में वर्ष 2008 में मेल्ट डाउन की स्थिति आई थी। जब वो मंदी चल रही थी ना, तब हमारे यहाँ मेल्ट डाउन आ गया था शेयर मार्केट का। लेकिन इतना ज़्यादा उसी का प्रभाव क्या हुआ, उसी के प्रभाव अनुसार 2014 में सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, क्योंकि संभाल नहीं पाए। अगर आप उस टाइम पर, अगर आपकी एज ठीक ठाक हो, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो, तो मुझे तो याद है 2012-13 हम देखते थे कि जो न्यूज़ थे उनकी जो थीम होती थी, वो क्या होता था, थंबनेल वगैरह बोलते हैं उसको, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं। टीवी में थी कि प्याज लड़ाती है। प्याज के भाव थे 100 से लेकर 150, जो आज नहीं है। महंगाई बढ़ गई थी, अलग अलग हो रहा था, मंदी भी बढ़ रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी एक साइड। तो उसका प्रभाव अनुसार महंगाई बढ़ गई थी यहाँ पे आकर। पूरा लिंक होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ज़्यादा अंदर आज जाने आपको जरूरत है नहीं, जितना यहाँ पे समझ रहे हैं उतना ही काफ़ी है एग्जाम के लिए। हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो 2008 में मेल्ट डाउन की स्थिति आ गई थी, और गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई पूरा सिचुएशन, पूरा और पूरा कोलैप्स हो गई, खत्म। 2014 में सरकार गिर गई। रिकवरी क्या होती है, रिकवरी का मतलब होता है कि भाई तुम माइनस वगैरह में चले गए, अब तुम सुधार कर रहे हो लगातार, कि हाँ वापस पटरी पर आ रही है आम जिंदगी। न्यूज़ चैनल की बातें होती हैं, वापस आ रही है जिंदगी, वापस आ रही है पटरी पर, ठीक है। ये क्या हुआ था, कोरोना के बाद हुआ था। अर्थव्यवस्था में रिकवरी सुस्ती या मंदी से हो जानी चाहिए, अन्यथा महामंदी की स्थिति से उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। महामंदी आ गई, फिर धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ती है। इकोनॉमिक रिकवरी यानी फैक्ट्रीज दोबारा खुलती हैं। स्टार्टिंग थोड़े से होता है, एकदम से ऐसा नहीं कि जो 1000 कार बना रहे थे हम तो 1000 बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। स्टार्ट करेंगे 100 कार बनाएंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। 1 से लेके 2 साल लगते हैं ये चीज़ होने में, ठीक है। ये हर एक फैक्टर अलग अलग काम करता है। हो सकता है कोई देश 6 महीने में काम करके देख दे ये वाला पूरा, कोई देश 3 से 5 साल या 7 साल उसको यही रिकवरी में ही लग जाए, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। अब रिकवरी हमने पढ़ लिया, रिकवरी क्या होती है, लेकिन रिकवरी भी कई टाइप की होती है। हमने ये पढ़ा कि जीडीपी गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है, नेगेटिव हुई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ पढ़ी, स्लो डाउन पढ़ा, रिसेशन पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा। डिप्रेशन के बाद आपका मेल्ट डाउन पढ़ा, मेल्ट डाउन के बाद क्या पढ़ा, रिकवरी। अब रिकवरी कितने टाइप्स की होती है, के टाइप की रिकवरी पूछी गई यूपीएससी मेंस में, ध्यान रखना इस चीज को। मेंस में पूछी गई तो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। बी शेप की रिकवरी क्या होती है, ये इतने सिंपल है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, पता है क्यों, क्योंकि देख के समझ जाओगे कि ये बोल क्या रहा है। वी शेप रिकवरी का मतलब है कि एकदम से जीडीपी नीचे गई और एकदम से उठ के आ गई ऊपर। जीडीपी तेजी से गिरने के बाद तेजी से ऊपर आता है, इसको क्या बोलते हैं, वी शेप रिकवरी। यानी आप अगर ग्राफ देखोगे, ग्राफ हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे करके एकदम से यहाँ से नीचे गिर गई, ये गिर गई नीचे ऐसे करके, और फिर एकदम से उठ गई यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये फिर ऊपर से उठ गई, एकदम से उठ गई। तो ये कौन सा बन गया ग्राफ, तो वी साइज बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, वी शेप। नाम से ही क्लियर है कि एकदम गिरी फिर उठ गई। अब हो गई यू। अब यू का मतलब आप खुद समझ गए होगे, यू चल तो रही थी, लेकिन जब गिरी तो एकदम से तो नहीं उठी, जैसे वी उठी थी, नहीं ऐसे तो नहीं उठी, स्लो उठी, बिल्कुल स्लो, थोड़ा सा स्लो। तो क्या है, जीडीपी गिरने के बाद लंबे समय तक नीचे रहता है, ये नीचे चलता रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, एकदम से फास्ट नहीं आता, जैसे वी आई था, वी के टाइम आया था। तो इसको क्या बोलते हैं, यू शेप। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यू ऐसे होता है, वी ऐसे होता है, तो एकदम ये थोड़ा स्लो। आगे चलो, शूस शेप, शूस, शूस, डब्ल्यू है ना अच्छे पढ़ना, शूस शेप क्या होता है, यानी जो राइट का निशान होता है ये ऐसे नाइकी जैसा, तो इसको बोलते हैं शूस, ठीक है। इसको क्या बोलता है, जीडीपी गिर गई लेकिन धीरे धीरे उठी है, लेकिन क्या होता है, वी शेप से लंबी लिया इसने, वी शेप से थोड़ा सा लंबी है, यू की तरफ बढ़ी, लेकिन यू शेप से तेज रिकवरी करता है। यू के बराबर स्लो भी नहीं है, जैसे ये यू चल रहा था, और बी के बराबर तेज भी नहीं है। बी अगर होता तो यहाँ पर वापस आ जाता यहाँ पे। तो वी से स्लो है, यू से फास्ट है, तो याद रखना शूज शेप क्या है, यू से फास्ट है, वी से स्लो है। ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, रिकवरी पर आएगा तो, ठीक है, अच्छे से याद रखना।
जेड शेप क्या होती है? जेड शेप होती है कभी कभी क्या, उसको अगर हम ना भी पढ़ें तो क्या है, पहले चल रही थी इकोनॉमी अच्छे से, कुछ उल्टा सीधा हुआ इकोनॉमी में, गिर गई इकोनॉमी पूरा, ठीक है, नीचे जीडीपी आ गई। फिर हमने कुछ नीतियां अपनाई, उठ गई एकदम से और ऊपर चली गई। फिर ऐसा क्या, कुछ ऐसा हो गया, दोबारा गिर गई और फिर उठी। इसको बोलते हैं जेड शेप रिकवरी। जीडीपी तेज गिरावट के बाद अचानक उछाल आता है के साथ प्री क्राइसिस इस तरह से ऊपर चला जाता है। प्री क्राइसिस मतलब जहां से हमारे पास क्राइसिस आया था, क्राइसिस कहाँ पे आया था, इस लाइन में, लेकिन हम उससे भी ऊपर चले गए कि जीडीपी जो चल रही थी हमारी 5%, वो गिर के क्या हो गई, पहले नेगेटिव हो गई। नेगेटिव के बाद जब वो आई वापस तो 8% पे पहुंच गई। ये चल रही थी हमारी 5% बस, और ये तो हो गई थी -7%। लेकिन ये फिर गिर गई, ऊपर चला जाता है आमतौर पर भारी सरकारी खर्च से, तो इसको क्या बोलते हैं, कि जेड शेप। अब यहाँ पे जेड कहाँ दिख रहा है, इसको जेड बोल दिया। अब बोलने वाला तो दिमाग लगा लिया, पता नहीं कैसे लगा लिया, लेकिन लगाया उन्होंने ऐसे था, ये करके ऐसे, ये बन गया जेड। तो नीचे करके देख लो फोन को, क्लास में मैं भी उल्टा दिखूंगा, लेकिन देख लो एक बार, ये बन गया आपका जेड। यहाँ पे दो जेड बनने हैं, एक ये और एक ये, तो ऐसे इसको जेड बोल दिया। अब आप बोलोगे सर इसने, इन्होंने एम क्यों नहीं बोला? अब उनकी इच्छा है, नहीं बोला तो नहीं बोला, ठीक है, हम क्या जाने अब नहीं क्यों नहीं बोला। अब डब्ल्यू शेप इसको बोल दिया था, क्योंकि अगर इसको बोल देते तो फिर एम क्यों हो जाता। डब्ल्यू शेप का मतलब क्या है, जीडीपी रिकवर होने लगता है लेकिन बीच में दोबारा गिरावट आती है एकदम से। जैसे ये आया तो थोड़ा सा आया यहाँ पे एकदम से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे बराबर उतना ही गिरता जितना पहले गिरा था। जैसे जीडीपी चलती रही, ठीक है, एकदम से गिर गई, फिर उठने की कोशिश की लेकिन वापस नहीं पहुंच पाई वहां तक जहां से गिरी थी, वापस गिर गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, ये अंतर है डब्ल्यू में और जेड में, कि ये वापस उससे पार हो गई थी। और कि मान लो आपकी क्या 5% मैंने एग्जांपल दिया था, चल रही थी, फिर हो गई थी -7%, फिर पहुंच गई प्लस का 8%, फिर पहुंच गई माइनस का 3%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चल रही थी 5% पे, यहाँ पहुंच गई -7%, फिर पहुंच पाई थी -2%, फिर वापस गिर गई -7%। यानी वापस इसने टच नहीं किया जहां पर वो पहले से थी, ठीक है। और फिर वापस आके वो वापस अपना प्राप्त कर लेती जहां ग्राफ चल रहा था जीडीपी, ठीक है, डब्ल्यू शेप। एल शेप क्या है, जीडीपी गिर गई, लेकिन क्या हुआ, नीतियां इतनी खराब हो गई थी या कुछ फैक्टर्स ने ऐसा काम करना बंद कर दिया, जीडीपी पूरा गिर गई। जो ऐसे इसको ऐसे चलना चाहिए था वो ऐसे चल रही है, जीडीपी पूरी कोलैप्स हो गई, पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाई। ये होती है एल शेप। इसमें के शेप नहीं है ना, के शेप मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। के शेप का मतलब बनता है ऐसे है, देखो अगर के हम बोले तो ऐसे बनता है, ठीक है। के शेप का ये ले लो बस, ये वाला हिस्सा। तो क्या होता है, कभी कभी ग्राफ होता है, मान लो ये देखो, मैं आपको ग्राफ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बना के बताऊँ पूरा अच्छे से। स्लाइड में मैंने डाल नहीं पाया, मैंने खुद ने स्लाइड बनाई फिर भी नहीं डाल पाया। ये चल रही है मान लो ऐसे करके, ये सॉरी, ये चल रही है ऐसे, ग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अलग अलग चीज़ों के बारे में बोलते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल और मोबाइल फोन, ठीक है। दो चीज़ों में ऐसे ग्राफ चला गया इकोनॉमी में। ऐसा क्यों चला गया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, ये लाइन खींची, क्योंकि टाइम लाइन के लिए, टाइम लाइन कब से स्टार्ट हुआ, जैसे कि जनवरी 2026। तो क्या हुआ जनवरी 2026 में, कि जो मोबाइल फ़ोन की थी वो तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड ऐसे बढ़ गई, लेकिन कार की डिमांड थी वो बहुत कम हो गई। तो जो टाइमलाइन का खींचा था तो इसी को बोलते हैं के शेप। यानी कुछ क्षेत्रों में, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि कुछ क्षेत्रों में ग्राफ ऊपर की ओर जाता है और कुछ क्षेत्रों में वो ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, इसको हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। हिंदी की डेफिनेशन यही है। तो कुछ वृद्धि वृद्धि प्लस सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, और कुछ सेक्टर या कुछ क्षेत्र नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तो ये होती है के शेप रिकवरी। तो हमने इतने सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद क्लास को हम खत्म करते हैं। वापस आओ सभी, हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब जैसे हम रिवीजन करते हैं उसी तरह रिवीजन करना पूरा, कि बोलते हैं ना हाल क्या 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 पढ़ लिया हमने। ठीक है, स्टार्ट किया हमने यहाँ से,
जीडीपी ट्रिपल पी क्या होता है? क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता क्या होते हैं कि डबल टोकरी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसको सस्ता पड़ेगा, इसको महंगा पड़ेगा। जीडीपी में हमारा कौन सा स्थान है, कौन सा ट्रिपल पी में तीसरा स्थान है, इसमें कौन सा फोर्थ स्थान है। इसमें फर्स्ट किसका है? चाइना का, सेकंड यूएसए का, थर्ड इंडिया का। इसमें किसका है? फर्स्ट यूएसए का, सेकंड चाइना का, थर्ड जर्मनी का, फोर्थ इंडिया का, फिफ्थ जापान का। याद रखना। व्यष्टि अर्थशास्त्र समझा दिया था कि लोगों के स्तर पर बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, आप देश के स्तर पर बात करोगे, एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर बात करोगे तो समष्टि अर्थशास्त्र। लास्ट में चलो उत्पादन संभावना सीमा कि कितनी मैक्सिमम लिमिट में हम क्या उत्पादन कर पा रहे हैं, तो ये चीज ठीक है। न्यूनतम कमी क्या होती है? संसाधन अगर हम कम लगा पाते हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है तो उत्पादन कम होता है, ठीक है। अवसर लागत क्या होती है? मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु का उत्पादन करना होता है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है? अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं तो क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ता है? इसके उलट न्यूनतम या कमी की ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ में क्या करते हैं? हम निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे, एक वस्तु का उत्पादन है उसको शून्य कर देंगे या कम कर देंगे, दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? जहाँ पे श्रम की प्रधानता अधिक होती है, लोग प्रधानता अधिक होती है। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जहाँ पे पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे मशीनीकरण वगैरह ये चीजें, ठीक है, ऐसी फैक्ट्रीज। डिमांड क्या होती है? डिमांड यानी आप किस चीज को लेना चाहते हो, यानी आपकी इच्छा है, आपकी क्षमता है और आपकी तत्परता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो डिमांड आपकी जनरेट करती है। इसकी क्या बात है? आपको आपूर्ति, आप क्या क्या चाहिए उपस्थित है आपके पास, सप्लाई कितनी हो रही है, सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल दिया था कि मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है, ठीक है। ये करके ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ये फ्री में आपको मिल जाती है बिना उत्पादन किए, किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। आगे चलो, हाउस होल्ड इनकम क्या बोलते हैं? परिवार के पूरे लोगों की क्या इनकम मिला के क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड इनकम बोल देते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लो। सिंपल सी चीज है कि जो चीज हम कमाते हैं उत्पादन के माध्यम से, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, चाहे वो उत्पादन के माध्यम से हो, ठीक है, पर्सनल इनकम भी हो, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम माइनस ऑफ टैक्स दे देते हैं और टैक्स देने के बाद जो जिस चीज को हम खर्च कर देते हैं, मैंने बोला क्या था कि मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे वहाँ जाऊँ, चाहे मैं ये खर्च करूँ या मैं ये लाऊं, चाहे मैं मर्सिडीज लाऊं या BMW, मेरी मर्जी है, ठीक है, टैक्स देने के बाद। पर कैपिटल इनकम क्या होती है? पर कैपिटल इनकम क्या होती है कि नेशनल इनकम को क्या करते हैं हम, जो जनसंख्या है उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये क्या एवरेज निकालता है कि पर पर्सन कितना कमा रहा है। लेकिन क्या ये रियलिटी में उस इंसान के पास इतना ही इनकम होती है? नहीं होती है। किसी के पास ज़्यादा हो सकती है, किसी के पास कम हो सकती है। इनक्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात की हुई थी। व्यक्तिगत आय, जितना वो पैसा कमाता है इसमें से उसने टैक्स नहीं दिया, इतनी वो पर्सनल इनकम है उसकी। राष्ट्रीय आय बता दिया मैंने आपको। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हम पढ़ चुके हैं अभी। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एज इट इज जो मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है जैसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पे किया टैक्स देने। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? जीडीपी ग्रोथ यानी लास्ट ईयर से हमने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे सूत्र बता दिया था। लास्ट उत्पादन कर, ये उलट होता है बिल्कुल। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? संबंध नहीं होता प्रोडक्शन से इस टैक्स का, ठीक है। एज इट इज प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है? उस सब्सिडी का सीधा उत्पादन संबंध नहीं होता। संबंध किसका होता है? प्रोडक्ट, उत्पाद, ना कि उत्पादन। तो यार ना अच्छे से चारों की चारों अच्छे से, ठीक है। ये चीज हमें पढ़ ली थी। समृद्धि क्या थी? लगातार चारों तिमाही से क्या वृद्धि हो रही है। फिर क्या पढ़ा था हमने? सुस्ती पढ़ी थी। सुस्ती यानी नकारात्मक नहीं हुई है, लेकिन क्या हुई है? धीरे धीरे वृद्धि दर कम हो रही है, ठीक है। और मंदी में क्या पढ़ा था कि लास्ट 2 तिमाही में, 2 तिमाही ये लिखिए, 2 तिमाही में क्या हुआ था? हमारा नेगेटिव चली गई थी, ठीक है, नेगेटिव चली गई, जैसे कि कोरोना के टाइम पे गई थी। महामंदी क्या होती है? एक ही बार महामंदी आई, कब आई थी? आपकी 1929 में महामंदी रिसेशन आया। जॉन मिनार गेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? लगातार 3 तिमाही यानी 9 महीने में बताया था मैंने, 9 महीने तक लगातार क्या होता है? आपकी नेगेटिव में चलती है पूरी जीडीपी, ठीक है। मेल्टडाउन यानी शेयर मार्केट रिलेटेड है, जब शेयर मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, लंबे समय तक गिरावट झेलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टडाउन बोलते हैं। 2008 की स्थिति भारत में। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? रिकवरी पढ़ी। रिकवरी यानी जब मंदी या आर्थिक मंदी सुस्ती से गुजरता है, उसके बाद जब धीरे धीरे जब वृद्धि दर बढ़ती है जीडीपी की, तो इसको बोलते हैं रिकवरी, ठीक है। रिकवरी को हमने कई सारे टाइप्स में पढ़ा। वी शेप, एकदम से कम हुआ, जीडीपी गिरी और फिर बढ़ गई। यू शेप, एकदम से गिरी लेकिन स्लो स्लो ऊपर बढ़ी, ठीक है, स्लो, बहुत धीमे तरीके से। शू शेप क्या था? वी से स्पीड कम थी, देरी लगी, लेकिन यू शेप से क्या, कम देरी में ही ऊपर चला गया आपका पूरा ग्राफ, ठीक है। जेड शेप क्या है? पहले गिरी, फिर वही टच कर लिया वही ग्राफ जहां से वो स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां वृद्धि पे चल रहा था उसके ऊपर भी निकल गया, फिर वो गिरा, फिर वहां तक पहुंच गया, ठीक है। डब्ल्यू शेप क्या आता है? डब्ल्यू शेप यानी पहले गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, ठीक है, डब्ल्यू शेप। इसके बाद एल शेप यानी कुछ जीडीपी में क्या रिकवरी हो ही नहीं पाई, लगातार
गिरावट दर्ज होती रही लगातार। फिर मैंने क्या पढ़ाया था यहाँ पे मैंने के शेप पढ़ाया था। के शेप यानी सेक्टर वाइज देखते हैं तो कुछ सेक्टर में यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलती है, कुछ सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, के शेप रिकवरी बोलते हैं, जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बैंकिंग से पहले आपको आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना हम इसमें पढ़ेंगे, उसके साथ एलपीजी पढ़ लेंगे। एलपीजी साथ में खत्म कर देंगे उसको। एक क्लास का काम है उसका, भले उसको 1.5 घंटे क्लास में ये करना पड़े, उसको फास्ट वे में देख लेना, भले कुछ करना आप, लेकिन क्लासेस को अच्छे से तरीके से देखो। नोट्स बनाना तो नोट्स बनाओ, ये नोट्स मैं दूंगा उनको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। पढ़ना है तो सीरियस तरीके से पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ कि रियल में एग्जाम आप निकाल दोगे, बस मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ये चीज़ें फॉलो कर लो जो आपको मेंटर या टीचर आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो लास्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो पढ़ के आना तो और अच्छी बात है, ना पढ़ के आओ तो मैं याद करवा दूंगा बार बार रिवीजन करवा के, ठीक है। कुछ चीज़ों का रिवीजन मैंने 4 से 5 बार आपको करवा दिया, सब 3 क्लासेस में। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कमेंट करके जरूर जाना है। क्या करना है, हर बार बोलना नहीं पड़ेगा आपसे कि आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। और हाँ, खासकर हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हम चेक करेंगे ना कौन कौन क्लास देख रहा है, जिससे हम आपको नज़र तो बनाए रखेंगे ना कि कौन कौन क्लासेस ले रहा है, कौन अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप तो जरूर लिखना ही, आपके लिए तो अनिवार्य है ही। और जो बाहर के स्टूडेंट भी देख रहे हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं है लेकिन टेलीग्राम से जुड़े हैं या ना भी जुड़े हों तब भी, कि हम इतनी मेहनत करें, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो ना। तो कमेंट कर दो, मैनिफेस्टेशन किया करो। रियल में एग्जाम निकालना है तो निकालना है कैसे भी। थैंक यू।